नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की समसामयिकी सीरीज के MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। RS प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसकी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आयोजित होने वाला है। एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की एक बहुत ही बड़ी महत्वता है। 20 से 25 क्वेश्चंस अब इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। जो कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है स्टैटिक के हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो इसलिए जो करंट अफेयर्स है, दैनिक समसामयिकी है, उसका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम एक दिन में या 15 दिन में या 10 दिन में करंट अफेयर्स एक साथ तैयार नहीं कर सकते हैं। हमारी सही अप्रोच यही रहेगी कि हम रोज जो है वो इसकी तैयारी करें। रोज 5-6 क्वेश्चंस हम इनको प्रैक्टिस करें, इनको सीखें, ताकि अगर हम धीरे धीरे एक एक दिन कर आगे बढ़ेंगे तो हमारी नींव बहुत मजबूत होगी और एग्ज़ाम वाले दिन हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं होगी। तो यही इस समसामयिकी सीरीज़ का उद्देश्य है कि जब हम RS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारी जो है वो सटीकता बहुत ही ज़्यादा रहे, यानी एक्यूरेसी जो है हमारी इंक्रीज हो जाए। चलिए हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? सॉलिसिटर जनरल, इसके बारे में हमने कहाँ पर पढ़ा है? पॉलिटी में पढ़ा है। पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो यहाँ पर हमसे उनका नाम पूछा है। लेकिन आपको सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इनकी जो स्टैटिक वाले पोर्शन में जो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको आनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? जो भारत सरकार को विभिन्न मामलों में रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को जो असिस्ट करते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है, ये हमसे पूछा है। हमारे 4 विकल्प है: R वेंकटरमन, हरीश साल्वे जी, के वेणुगोपाल जी, तुषार मेहता जी। तो यहाँ पर हमारा, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर पहले ही सोच लें, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को चलने दें। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर है विकल्प डी, यानी तुषार मेहता जी को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले भी जो सॉलिसिटर जनरल थे वो तुषार मेहता जी ही थे और इनको पुनर्नियुक्ति जो है वो दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति को 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है। पुनर्नियुक्ति 1 जुलाई 2023 से शुरू होगी। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हमने इतना सा पढ़कर छोड़ दिया तो सही नहीं होगा, थोड़ा सा इसका हमें स्टैटिक वाला इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो इस ऑफिस का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, उनको असिस्ट करते हैं। ये देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं और अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। इनको भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यानी सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, फिर उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इस तरीके से यह हायरार्की होती है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद अटॉर्नी जनरल की तरह वैधानिक होते हैं, संवैधानिक नहीं। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लें कि संवैधानिक पद में कौन आते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, हमारा वित्त आयोग और हमारा UPSC, RPSC, ये सब हमारे संवैधानिक आयोग हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, तीनों ही क्या है? वैधानिक निकाय हैं। ये आप ज़रूर याद रखें। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के लिए किस शहर को 3D सिटी में विकसित नहीं किया जाएगा?
सबसे पहले तो ये आप अच्छे से स्टार लगा के गोला लगा ले कि नहीं पूछा है, यानी हमसे 3 यहाँ पर सही है और 1 गलत है, तो हमसे गलत पूछा है। तो यहाँ पर 3D सिटी जो होता है उसमें 3 शहरों को लिया गया है, जोधपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर को नहीं लिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। तो ये इस तरीके की कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का ज़रूर ध्यान रखें। राजस्थान के 4 शहर जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल में विकसित किया जाएगा। तो इन 4 शहरों के नाम याद कर लें, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 20 मई 2023 को 106.46 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। तो अगर आपको ये बात ज्ञात हो कि भारत और पाकिस्तान ऑलरेडी इसके सदस्य हैं, अफगानिस्तान नहीं है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ईरान। ईरान को हाल ही में पूर्ण सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। शंघाई सहयोग संगठन में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत इसकी कई मीटिंग्स अभी जो है उनकी अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए चर्चाओं में बना रहता है। शंघाई सहयोग संगठन में लास्ट टाइम जो एडमिट हुए थे वो सदस्य थे भारत और पाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन को जो है स्थापित जब किया गया था तो इसमें चीन, रूस और 4 जो हमारे मध्य एशियाई देश हैं जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन 6 देशों ने इस संगठन की जो है वो स्थापना की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान जुड़े थे और अब ईरान भी इसमें जुड़ गया है। तो ये इनका ये मानना है कि जो क्षेत्रीय जो हमारा सहयोग होता है और आतंकवाद जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए इस जो है संगठन को बनाया गया था। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ईरान को चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। सुरक्षा और व्यापार सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल करने के बाद भारत द्वारा आयोजित संगठन की वर्चुअल बैठक में ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलेट महोत्सव 2023 क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 2023 को मिलेट ईयर के रूप में माना गया है। यूनाइटेड नेशन यानी जो संयुक्त राष्ट्र है हमारा, वहाँ पर भारत ने एक प्रपोजल रखा था 2021 में कि 2023 को भारत 2023 को जो है वो मिलेट ईयर घोषित किया जाना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसीलिए 2023 में इस तरीके के महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। क्यों? ताकि जो मिलेट्स है जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर पूछा है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है जोधपुर में, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मिलेट महोत्सव 2023 ये महोत्सव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जोधपुर के काजरी अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया था। इसमें मोटे अनाज से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजित किया गया था ताकि उनके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। राजस्थान में ज्वार, बाजरा, मूंग, मोटे दाने ये सब जो है ये फसलें होती हैं, इनको हम मिलेट्स बोलते हैं। तो इनको अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए इनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये पोषण और स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है लेकिन इनको इग्नोर बहुत ज़्यादा किया जाता है, इनके बारे में लोग ज़्यादा भी जानते नहीं हैं।
हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादा बाजरा और ज्वार की रोटियां खाते थे, लेकिन अब हमने गेहूं की रोटियां खाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आपको पता होगा कि गेहूं के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है जो हमारी आंतों में चिपक जाता है। लेकिन जो बाजरा और ज्वार है, रागी है, तो इस तरीके के जो ये मोटे अनाज होते हैं, ये कई तरीके की जो बीमारियां हैं उनको काबू में रखते हैं और इनका पोषण बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इससे खेती के लिए उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोटे अनाज मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सावा आदि शामिल हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार की किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ये जो फेलोशिप कार्यक्रम है ये किस विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ये जो है साइंस से रिलेटेड फेलोशिप स्कीम है। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हो तो साइंस से रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, क्योंकि अंतरिक्ष में ये होगा नहीं, कृषि में होगा नहीं, परमाणु ऊर्जा विभाग में होगा नहीं। तो विज्ञान से रिलेटेड जितने भी फेलोशिप स्कीम्स हैं वो विज्ञान विभाग ही करवाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा गैस वर्क से भी इसको सही कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर विकल्प सी है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और वैभव फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में और जानते हैं। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य विदेशी संस्थानों से भारत में संकाय शोधकर्ताओं की गतिशीलता के माध्यम से भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधानिक सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत की उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने फेलोशिप, वैभव फेलोशिप के बारे में जाना। इसी प्रकार से आज के हमारे एमसीक्यू प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियोस आरएस से रिलेटेड और चाहिए। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।